Hello students, today I am going to start 11th class physics 4th chapter motion in a plane. Motion in a plane में स्टूडेंट आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो स्टूडेंट पहले देख लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर मैं आपके साथ और क्या डिस्कस करने वाला हूँ और जिसको मैंने की पॉइंट के फॉर्म में बोर्ड के कॉर्नर पे लिख दिया है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय ट्रायंगल रूल, एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स बाय पॉलीगन मेथड एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में आपको तीन चीजें मिलने वाली हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एंड एडिशन मोर देन टू वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। और आपको ये भी ज्ञान हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू कि वेक्टर्स में किसका मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, किसका पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स आपको किस तरह से पढ़ना है स्टूडेंट, मैंने लिख दिया है ट्रायंगल रूल से, बाय ट्रायंगल रूल, बाय ट्रायंगल लॉ। आपको मैं ट्रायंगल लॉ बताऊंगा लेकिन पहले फिल करा दूं कि ट्रायंगल लॉ में क्या होने वाला है। ओके स्टूडेंट, सपोज मैंने आप यहां पे ले लिया, ये है आपके पास वेक्टर ए। ओके, और इस वेक्टर ए को आपको ऐड करना है वेक्टर बी के साथ और ये है वेक्टर बी। अब ऐड करते समय आप क्या माइंड में अपने रखोगे, तो यहां पर आप लिख लो कि आपको यूज क्या करना है। आपको यूज करना है टेल टिप मेथड, या इसको आप समझ सकते हो हेड टेल मेथड। टेल टिप का मतलब पहले आप टिप रखोगे उसके बाद टेल रखोगे, टेल टिप या टिप टेल मेथड। आप इसको सिंपली ऐसा बोल सकते हो टिप टेल मेथड। ओके, टिप टेल मेथड, या आप इसको बोलो हेड टेल मेथड। आपको इन दो चीजों को यूज करना है और जब इनको यूज कर लेंगे तो आपको मिलेगा आंसर। क्या मिलेगा? आंसर। तो पहले तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये होगी, आपको मिलेगा आंसर। आंसर मिलेगा या रिजल्टेंट मिलेगा। तो रिजल्टेंट कैसे देखोगे आप? रिजल्टेंट देखोगे दो तरह से। आपको क्या करना है, रिजल्टेंट में आपको लिखना होता है फर्स्ट वेक्टर का टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर ज्वाइन करना है टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। ये आप ज्वाइन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इतना करने वाले हैं हम ट्रायंगल लॉ में। फिर ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट मैं आपको क्लियर करता हूं। चलो पहले आप ये देखो कैसे एडिशन करोगे आप। तो एडिशन के लिए क्या करो, आपको दो प्रॉपर्टी स्टूडेंट मालूम है, एक होती है ट्रांसलेशनल, एक होती है रोटेटिंग। तो दोनों में से आप ज्यादा करके यूज करने वाले हो किसका, ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी का। तो एक आप ड्रा कर दो। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आने वाला है। सबसे पहले आपने वेक्टर ए ड्रा कर दिया। अब इस वेक्टर ए को ड्रा करने के बाद आप क्या ड्रा कर रहे हो, अब इसको आप डिस्प्लेस करो। ठीक है, पैरेलल शिफ्ट करो और उसके बाद इस पे फिट करो। कैसे फिट करना है, हेड पे टेल लाना है। तो ये हेड हो गया और इसका टेल ले आइए। तो यहां से ले करके ऐसे ही पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए। तो ये हो गया वेक्टर बी। अब आपको क्या करना है, इस वेक्टर पहले वेक्टर के टेल को और दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और वही आंसर क्या होगा, वही आंसर आपका होगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इस तरह से सिंपली आप निकाल पाओगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको रिजल्टेंट काउंट करना है, तो आप रिजल्टेंट इजिली आप फाइंड कर पाओगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर आप क्या देख रहे हो, जब रिजल्टेंट देखोगे जो थर्ड साइड होगी, ये तो फर्स्ट साइड सेकेंड साइड कैसे हैं, सेम ऑर्डर में। ओके, जो थर्ड साइड है रिजल्टेंट के साथ और क्या देखोगे, रिजल्टेंट में देखोगे जो क्लोजिंग साइड है वो कैसे होनी चाहिए, इन अपोजिट ऑर्डर। क्लोजिंग साइड नोट या नोट बना लोगे आप, क्लोजिंग साइड
इन अपोजिट ऑर्डर, ये देखना है आपको। जो क्लोजिंग साइड हो कैसी हो, वो अपोजिट ऑर्डर में हो। अब अपोजिट ऑर्डर में ये तो सेम ऑर्डर में हो गया, ये वेक्टर ये सेम ऑर्डर में हो गया। अब ये सेम ऑर्डर में होगा तो इसकी डायरेक्शन ऐसे कर देंगे तो सेम ऑर्डर हो जाएगा। हमें क्या करना है, अपोजिट ऑर्डर में, तो मैंने अपोजिट ऑर्डर कर दिया। तो इस तरह से ये हो जाता है। अब मैं आपको वेक्टर लॉ का जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है उसका स्टेटमेंट बताता हूं। ओके, स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे? अगर स्टेटमेंट नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर किसी ने फोर्सफुली पूछ ही लिया कि स्टेटमेंट बताइए तो आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज आपका काम इतने से चल जाएगा। क्लोजिंग साइड इन अपोजिट ऑर्डर, दो साइड सेम ऑर्डर में है तो जो अपोजिट ऑर्डर में है वो उसका रिजल्टेंट शो करेगी। मतलब ये शो करती है रिजल्टेंट, इट रिप्रेजेंट रिजल्टेंट। ओके, तो जो ये क्लोजिंग साइड होगी अपोजिट ऑर्डर में वो रिप्रेजेंट करती है रिजल्टेंट को। तो आप स्टेटमेंट लिख लोगे। स्टेटमेंट क्या होगा? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, if two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of an triangle in the same order, then their resultant is represented by third side of triangle, and triangle in opposite order। ये है मेन लाइन, अपोजिट ऑर्डर। इस तरह से आप इसका स्टेटमेंट दे पाते हो। अब मैं आपसे सिंपली पूछता हूं कि आप मुझे बताओ, ये मैंने बनाए दो वेक्टर, ठीक है, इसको और मैं करेक्ट कर देता हूं। ये मैंने ऐसे कर दिया और ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ओके, तो अब आप मुझे बताइए इन दोनों में रिजल्टेंट क्या है? एक्स वाई जेड, ये आपके पास है। आप सोच के बताओ बेटा, इनमें से रिजल्टेंट क्या होगा? दोनों ट्रायंगल मैंने आपके पास फॉर्म कर दिए हैं। अब इन दोनों में क्या रिजल्टेंट होगा, इसमें और इसमें रिजल्टेंट कैसे फॉर्म करोगे? जरा देखो यहां से। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों सेम ऑर्डर में है। कैसे हैं? सेम ऑर्डर में। अगर ये मैंने सेंटेंस लिखा था, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन द सेम ऑर्डर, तो ये दोनों सेम ऑर्डर में होंगे तो रिजल्टेंट किसमें होगा? अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो वैसे यहां देख लो, ये और ये दोनों कैसे हैं? सेम ऑर्डर में है। ये दोनों सेम ऑर्डर में है और ये कैसा है? अपोजिट ऑर्डर में है। इसका मतलब जो ये होगा, ये वाला होगा, ये शो करेगा रिजल्टेंट को। हमने मान लिया ये वेक्टर P है, ये वेक्टर P, ये वेक्टर Q और ये वेक्टर, सॉरी, इसको मैं मानता हूं A, इसको वेक्टर B देता हूं और इसको वेक्टर C देता हूं। तो यहां पे जो C वेक्टर होगा यही होगा रिजल्टेंट। ओके, ऐसे यहां देख लीजिए, अगर मैं इसको वेक्टर A दे दूं, इसको वेक्टर B दे दूं,
इसको वेक्टर सी दे दूं तो आप देख रहे होगे ये दोनों सेम ऑर्डर में है, ये अपोजिट ऑर्डर में है, इसका मतलब ये शो करेगा रिजल्टेंट को। तो इस तरह से आपको आसानी से स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि कैसे वेक्टर में रिजल्टेंट देखते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे रिजल्टेंट बताइए, क्या बताइए, रिजल्टेंट बताइए, फाइंड द रिजल्टेंट इन एबीसी। ओके, ए बी सी ऐसे मैंने पूछा। अब मुझे बताओ फाइंड रिजल्टेंट, फाइंड रिजल्टेंट क्या होगा? तो आप सिंपली लिखोगे आर इक्वल टू वेक्टर आर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये तो लिखोगे आप क्या लिखोगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अच्छा, आपको ये मालूम है कि ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल हो सकता है? वो हो सकता है ए सी के इक्वल हो सकता है। तो इन दोनों की जगह पे मैं लिख सकता हूं कितना? ए बी प्लस बी सी की जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या? ए सी, और ये सी ए लिखा हुआ है। अब मैं सी ए को चेंज करता हूं तो क्या आएगा? ए सी। अब ये आ गया 0, इसका मतलब यहां से रिजल्टेंट 0 आया। ये लिखना गलत है, ध्यान रखना, मोस्टली गलती यही होती है, ये लिखना गलत है। वेक्टर में है, ये वेक्टर में नहीं है, स्केलर में है, तो इसको आप ऐसा लिखोगे वेक्टर आर इक्वल टू 0 वेक्टर। अब ये सही हुआ जाके। ओके, तो आपको एक आइडिया मिल गया कि अगर सेम ऑर्डर में किसी ट्रायंगल में तीनों साइड हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। तो इसको आप अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए कि अगर साइड तीनों सेम ऑर्डर में है किसी भी ट्रायंगल में तो स्टूडेंट उसका आंसर क्या आने वाला है? उसका आंसर आने वाला है 0। अच्छा, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करता हूं, इसका बताइए आंसर क्या होगा? ये हो गया वेक्टर ए, ओके, और ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर सी। अब मुझे बताइए रिजल्टेंट क्या होगा? फाइंड रिजल्टेंट। ओके स्टूडेंट, इसका रिजल्टेंट क्या होने वाला है? अब आप जरा देख लो कि यहां पर ऐसा कुछ सिस्टम कर दो, आप प्रॉपर्टी यूज करो ट्रांसलेशन की और इनको ऐड कर लो। किस रूल से? आप हेड टेल रूल से, टिप टेल रूल से इनको ऐड कर लीजिए। जब आप ऐड करोगे स्टूडेंट तो क्या मिलने वाला होगा? आप जरा देखिए, अगर आप इसको 0 कंसिडर कर लो यहां से तो क्या देखोगे आप कि एक वेक्टर को आप, ठीक है, इस वेक्टर को जैसे ये लिखा हुआ है रहने दीजिए, ठीक है, इस वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा, अब आप क्या देखोगे? इस वेक्टर को, किसी एक वेक्टर को ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए, यहां ऐड कर दीजिए, ठीक है, ऐड करिए। तो आप क्या करो, किसी एक वेक्टर की पहले शिफ्टिंग करना सीखो। आप कहां से स्टार्ट करोगे वो देखिए। सबसे पहले आप क्या करो, एक वेक्टर कोई भी, चाहे इनमें से किसी को एक को आप निकाल लीजिए। तो ए वेक्टर मैंने निकाल लिया, वेक्टर ए, तो ये मैंने वेक्टर ए निकाला। ओके, अब इस वेक्टर के बाद जरा देखिए, इस वेक्टर के बाद अब आप क्या करो, वेक्टर सी ले लो। क्या ले लो? वेक्टर सी ले लीजिए। अब वेक्टर सी को कैसे ऐड करना है आपको? वेक्टर सी को ऐड करना है वेक्टर, किसी वेक्टर के हेड पे। तो ऐसा करो, आप पहले वेक्टर बी ले लो, वेक्टर बी को क्या करो, ऐसे पहले ले जाओ और इसके ए पर ऐड कर दो। तो मैंने यहाँ पे कहीं ऐड कर लिया, ये हो गया वेक्टर बी। इतनी बात स्टूडेंट आपको समझ में आई कि कैसे वेक्टर ए को ऐड किया और कैसे वेक्टर बी को ऐड किया। अब आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही इसकी शिफ्टिंग करो नीचे। तो आप जरा देखोगे, ऐसे ही शिफ्ट करके लाओगे तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा? ये वेक्टर कुछ ऐसा आ जाएगा। ये वेक्टर ए था आपके पास, तो यहाँ वेक्टर को शिफ्ट करोगे तो इसका जो टेल होगा इसके हेड से जोड़ दीजिए, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा आ गया, ये वेक्टर हो गया सी। अब जरा देखो, इन तीनों का ऑर्डर सेम हो गया। कैसे हो गया? सेम हो गया। इसका मतलब ये चीज आपको जो मिली, ये चीज जो आपको मिली, तो यहाँ पर आप चाहते तो ऐसा कर सकते थे, इसको लिख लेते ए, इसको लिख लेते आप बी, इसको लिख लेते आप सी, तो ज्यादा अच्छा हो जाता। और ये वेक्टर लगे ही हैं तो ये वेक्टर को शो ही कर रहे हैं। चलिए, अब क्या आया, इधर का वेक्टर ए हो गया, इधर का वेक्टर बी हो गया और इधर वेक्टर सी हो गया। ये आप एरो बता रहे हैं आपको। चलिए, अब जरा देखो, तो ये ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे, इसका मतलब सब सेम ऑर्डर में है। तो रिजल्टेंट कितना आने वाला है? आर की वैल्यू यहां से क्या आने वाली है? 0 वेक्टर। समझ में आपको आ गया होगा कि इसकी कैसे मैंने शिफ्टिंग कर दी। जब शिफ्टिंग करना आप सीख जाओगे तो आपको रिजल्टेंट आना भी आसान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब समझते हैं आप
कि कैसे एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स आप करोगे। ओके स्टूडेंट, एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, मोर देन 2 वेक्टर्स कैसे ऐड करोगे आप? बाय पॉलीगन मेथड। पॉलीगन मेथड। अब पॉलीगन मेथड क्या होता है? ये भी एज इट इज होता है, ट्रायंगल लॉ को ही फॉलो करता है, और सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी आपको बताई हैं सेम वैसे ही आपको यहाँ पर इस पॉलीगन मेथड के लिए भी अप्लाई करना है, बट यूज करना है मोर देन 2 वेक्टर्स। तो मैं यूज कर लेता हूं मोर देन 2 वेक्टर्स। सपोज करिए आपके पास वेक्टर ए है, फिर आपके पास वेक्टर बी है, फिर आपके पास वेक्टर सी है, और फिर आपके पास वेक्टर डी है। इतने वेक्टर हो गए आपके पास। अब इसको जरा पॉलीगन मेथड में यूज करिए। तो कैसे यूज होगा जरा देखिए। किसी एक वेक्टर को आप सेट कर दीजिए, ये आपने वेक्टर ए ड्रा कर दिया। फिर आपको इसी हेड टेल मेथड को अप्लाई करना है वेक्टर बी। जरा देखिए, जितने एंगल पे है उतने एंगल पे यहां पे इसको ड्रा कर लीजिए। वेक्टर बी हो गया। अब वेक्टर सी देखिए जरा, स्ट्रेट है, तो वेक्टर सी मैंने बना दिया, वेक्टर सी आ गया। अब वेक्टर डी देखिए, वेक्टर डी कुछ ऐसे है, तो ऐसे ही शिफ्ट करके लाओगे और यहाँ पे कहीं यहाँ पे से प्लेस कर दोगे, तो ये हो गया वेक्टर डी। इस तरह से किया आपने। और फिर रिजल्टेंट देखना होगा तो क्या करोगे? जो क्लोजिंग साइड है, क्लोजिंग साइड तो यहां से आएगी, ये क्लोजिंग साइड आप मैच करा दो। ये आपने क्लोजिंग साइड दे दी। अब क्लोजिंग साइड में जो डायरेक्शन है वो कैसी होनी चाहिए? सेम ऑर्डर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका ऑर्डर ऐसे जा रहा है, ये सब सेम ऑर्डर में है, तो इसका ऑर्डर अपोजिट हो गया। तो ये रिजल्टेंट आप यहां से बोल दोगे। कितना आएगा जरा देखो, आप जरा इसको काउंट करोगे तो ये आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जरा इसके साथ देखो जरा सा, तो यहां से आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। जब डी ऐड कर दोगे तो यहां मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। इस तरह से आप पॉलीगन मेथड को यूज कर सकते हो। अगर मैं ऐसा पूछ लूं आपसे कि इसका रिजल्टेंट बताइए कितना होगा, तो रिजल्टेंट आप देखोगे तो क्या आएगा? ये ए बी सी डी ई एफ, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? यहां जो आर आने वाला है वो आएगा 0 वेक्टर। क्यों? क्योंकि सब सेम ऑर्डर में है स्टूडेंट। जब सेम ऑर्डर में होंगे तो ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, कोई मैं आर्बिट्रेरी बना देता हूं, जरा देखो, कुछ ऐसा शेप दे दूं तो ऐसा शेप दे दूं, देखो यहां शुरू हुआ, यहां गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, कोई अपोजिट ऑर्डर में नहीं है। इसका मतलब मैं नेमिंग कर दूं ए बी सी डी ई एफ जी, तो आंसर क्या आने वाला है? रिजल्टेंट यहां से भी 0 वेक्टर आने वाला है। तो आप समझ गए होंगे, सब सेम ऑर्डर में साइड होती है, चाहे वो पेंटागोनल हो, हेक्सागोनल हो, ट्रायंगल हो, सब में रिजल्ट स्टूडेंट 0 आने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका भी स्ट्रांग हो गया। इस तरह से आप मोर देन 2 वेक्टर का एडिशन आप पॉलीगन मेथड से सीख गए। हम बात करते हैं अब सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर कैसे करोगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि कहां पर वेक्टर होल्ड होगा, मतलब किसका किसका आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, मैंने ये भी लिख रखा है, देखिए कि एडिशन पॉलीगन मेथड से होगा, एडिशन ट्रायंगल रूल से होगा, एडिशन पैरेललोग्राम से होगा। तो ये वीडियो 1 बाय 1 आने वाले हैं और आपको मिलने वाले भी हैं। तो आज आप 2 चीजें सीख गए हैं, एक तो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर बाय ट्रायंगल रूल और पॉलीगन मेथड। सब्ट्रैक्शन मैं आपको सिखाने वाला हूं। उसके बाद आप सीखोगे पैरेललोग्राम मेथड से, फिर आप देखोगे रिजल्टेंट मोर देन 2 वेक्टर्स का कैसे होता है। ओके, जहां पे फोर्सेस होंगे, फोर्सेस का मतलब 2 वेक्टर क्वांटिटीज, वेलोसिटी भी हो सकती है, फोर्स भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है,
वहां पर दो से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, उनको कैसे रिजल्टेंट में कन्वर्ट करोगे वो सीखना है। फिर एक लामीज थ्योरम का वीडियो आएगा, वो भी सीखना है आपको। तो इस तरह से बहुत सारा अभी मैटर आपको देखना है और स्टडी करना है। हम समझते हैं वेक्टर में क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल एंड नॉट पॉसिबल। ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो एक लिखता हूं मैं पॉसिबिलिटी, लिखता हूं नॉट पॉसिबल। तो एडिशन पॉसिबल होता है, सब्ट्रैक्शन ये पॉसिबल नहीं होता है। ओके, फिर आप देखते हो मल्टीप्लिकेशन, तो ये पॉसिबल होता है, पर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अब डिवीजन में केसेस देख लीजिए आप, जैसे आप किसी वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड करो तो ये पॉसिबल नहीं। स्केलर डिवाइड बाय वेक्टर करो, ये भी पॉसिबल नहीं। ओके, लेकिन अगर वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करोगे तो ये पॉसिबिलिटी है। इसको आप एग्जांपल से देख सकते हो कैसे, जैसे सपोज करिए वेक्टर है और उस वेक्टर को आपने 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये स्केलर है, तो आप इसको लिख सकते हो 1/3 टाइम्स ऑफ वेक्टर एफ। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ये डिवीजन था ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया, तो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर, ये हमारा टॉपिक भी है। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स कैसे करोगे? तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर इज नॉट पॉसिबल। कंफर्म हो गए स्टूडेंट आप लोग? सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर इज नॉट पॉसिबल। आज बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बार बार मुझे देखना पड़ता है कि रिकॉर्ड हो रहा है ऑलरेडी कि मोबाइल बंद हो गया है, और गर्मी तो ऊपर से बहुत है। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स इज नॉट पॉसिबल, ये कंफर्म हो गया। अब ये पॉसिबल नहीं है, अब क्या करोगे आप? अगर आप ऐसा लिखो a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो आप इसको नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आप ऐसा लिखते वेक्टर r इज इक्वल टू a माइनस बी, नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ऐसा लिखते वेक्टर a इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर b, तो ये करेक्ट हो जाता। ओके, ये एक्सेप्टेड है, ये एक्सेप्टेड है, पर ये एक्सेप्टेड नहीं है, तो ये करेक्ट हो जाता है। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो, आप जानते हो इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और इधर साउथ होता है। अगर मैं आपसे बोलूं F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ओके, अभी तो मैग्नीट्यूड है, मैं बोल दूं ड्यू ईस्ट, तो ये हो जाएगा वेक्टर। अगर मैं ऐसे कर दूं माइनस एफ, इसका क्या मतलब हुआ? 10 न्यूटन होगा। अब माइनस का मतलब हो गया ईस्ट की जगह वेस्ट आ गया, ड्यू वेस्ट। तो ये चीज है, मतलब अगर माइनस यूज कर लिया तो डायरेक्शन चेंज हो गई। आप ऐसा समझिए कि मैंने दिया वेक्टर आपको वेक्टर ए, अब इस वेक्टर ए में इस वेक्टर बी को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करोगे? तो आप क्या करो, सबसे पहले वेक्टर ए ड्रा कर लो, वेक्टर ए ड्रा कर लिया। अब इसको पैरेलल शिफ्ट करो, ठीक है, यहां पे लेके आए, ये था वेक्टर बी। अब इस वेक्टर बी को मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसका एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या चाहिए? एंटी पैरेलल। तो मैंने इस वेक्टर बी को ऐसे बना लिया, माइनस वेक्टर बी। अब मुझे रिजल्टेंट चाहिए, फर्स्ट वेक्टर का टेल चाहिए और सेकंड वेक्टर का हेड चाहिए। तो ये देखा मैंने, तो ये वेक्टर आ गया, ये वेक्टर हो गया ए प्लस माइनस बी वेक्टर, तो मैं लिख दिया। और ये मुझे रिजल्टेंट भी मालूम हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी। पर ये लिखना सही नहीं, लिखना तो यही सही है, इसको लिखा इसके बाद ये लिखना है। ओके, तो इस तरह से आप 2 वेक्टर का स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन कर सकते हो इन द पैटर्न ऑफ वेक्टर, इन द पैटर्न ऑफ वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, कैसे भी 2 वेक्टर दिए जाएं आप उनको इजिली कर सकते हो। ओके, समझते हैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल लेकर के, क्योंकि अगर एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया तो फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में लेता हूं एक, a particle is moving
ऑन अ circular path with constant speed. सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। अब हो सकता है किसी क्वेश्चन में स्पीड, कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू दे दी जाए, हो सकता है। मैंने नहीं माना, मैंने मान लिया कांस्टेंट स्पीड है और वो हम एज्यूम कर लेंगे कुछ। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। क्या चाहिए? चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट, क्या करेगा ये? व्हेन इट कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, तो मैं दो कंडीशन ले लेता हूं। कब? व्हेन इट कंप्लीट्स 1/4 एंड हाफ ऑफ राउंड ऑफ द सर्किल, राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ, ऐसा लिख लेता हूं। चलिए, ये दो चीजें मैंने क्वेश्चन में ले ली स्टूडेंट। अब आपको क्वेश्चन को समझना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखते हैं क्या क्वेश्चन में कह रहा है। सॉल्यूशन आप देखोगे तो कह रहा है कि कोई एक सर्किल है और उस सर्किल में आपको देखना है 1/4 राउंड पे देखना है और हाफ राउंड पे देखना है। तो स्टूडेंट, मैं मान लेता हूं कि पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया होगा और वेलोसिटी यहां पे रही होगी v1, यहां पहुंचा होगा तो वेलोसिटी हो गई v2 और यहां पहुंचा होगा तो वेलोसिटी हो गई v3। इतनी वेलोसिटी आपको दे दी गई। यहां पहुंचता तो यहां हो जाती वेलोसिटी v4, ऐसी हो गई। अच्छा, गिवन के आपको है, गिवन तो ये है, गिवन दैट v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर, v4 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने लेट कर लिया कि v है। ये हमारा अपना एजम्पशन है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है? अब आपको दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए? एक बार चाहिए 1/4 में, इतने में चाहिए, फिर एक बार चाहिए पूरे में। तो मैं लेता हूं इन चेंज इन वेलोसिटी इन 1/4 ऑफ सर्कुलर पाथ, इतना चाहिए डेल्टा वी। और डेल्टा वी कैसे होगा? डेल्टा वी आएगा v2 माइनस v1। ये मुझे कैलकुलेट करना है, लेकिन लिखना क्या होगा जरा वो देखिए। ये वेक्टर आपके पास v2 है और ये वेक्टर v1। तो मैंने क्या किया, वेक्टर v2 को पहले ड्रा कर लिया, ये वेक्टर v2 हो गया। ओके, अब इस वेक्टर v1 को क्या करिए, ऐसे ही लाइए और इसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। क्या करिए, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। जैसे इसकी डायरेक्शन को चेंज करोगे तो टेल हो गया ऊपर और हेड हो गया नीचे। पैरेलल शिफ्ट करके उसको यहां लगा दीजिए, यहां लगा दीजिए। तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ वेक्टर v1। अब ये जो आने वाला है ये आपको देगा डेल्टा v वेक्टर। ये क्या देगा? ये देगा v2 वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर v1, इतना दे देगा। अच्छा, इस तरह से आप ये फाइंड कर ले जाओगे। अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये भी देख लीजिए, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी वेक्टर कितना हो जाएगा? डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे जरा देखो। इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपको स्टूडेंट निकालना है। अब मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या करोगे जरा देखो। यहां पर देखोगे तो ये दोनों वेक्टर कैसे ऐड हैं? इस वेक्टर का ये हेड है, ये टेल है, ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या करो, यहां पर आप देख रहे हो कि ये आपको वैल्यू मालूम होगी, ये वैल्यू मालूम होगी, तो ये वैल्यू कैसे मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करोगे। तो यहां पर आप सिंपली लिख सकते हो मॉड v1 का स्क्वायर मॉड v2 स्क्वायर प्लस मॉड v1 का स्क्वायर प्लस, देखोगे यहां एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। अभी ये वेक्टर देख रहे हो आप, लेकिन जब मैग्नीट्यूड रखोगे तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो आप ये फाइंड कर सकते हो ये साइड कितनी होगी। तो यहां से आ जाएगा 2v1 मॉड v2 मॉड इंटू कॉस 90। तब आप देखोगे कि ये टर्म 0 होगा और यहां से आपका रिजल्ट कितना आने वाला है, यहां से रिजल्ट आने वाला है अंडर रूट और v इसको ले चुके हो
इसको भी v स्क्वायर आएगा। तो आप देख रहे हो यहां से √2v रिजल्ट आ जाएगा। अगर v की कोई वैल्यू होती तो आप v की स्टूडेंट वैल्यू पुट कर देते तो आपका रिजल्ट इजी गोइंग आ जाता। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप v की वैल्यू इजी गोइंग फाइंड कर पाते। अब हम बात करते हैं कि कैसे इसको फाइंड करोगे आप। सेकेंड पार्ट क्या है, इन 1/2 ऑफ द राउंड, हाफ ऑफ इन हाफ ऑफ सर्कुलर पाथ। हाफ की बात करोगे जरा देखो क्या आएगा। एक वेक्टर ऊपर है, दूसरा वेक्टर v3 नीचे है। आपको यहां फाइंड करना है डेल्टा v वेक्टर। तो यहां डेल्टा v वेक्टर कैसा आएगा, डेल्टा v वेक्टर की वैल्यू आनी है v3 और इसमें देखना है। तो v3 कैसे ये निकालना है, आप पहले देखो कि दो वेक्टर हैं। ए वेक्टर v3 नीचे लग गया, ये हो गया v3 वेक्टर। अब आपको क्या करना है, इसी वेक्टर को इसके पास लगाना है। तो लगाना कैसे है जरा देखो, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, क्योंकि लगाना तो आपको हेक्टल में ही है। तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे तो नीचे आएगा। तो मतलब क्या होगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, यहां आ जाएगा -v1 वेक्टर। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो क्या आएगा, यहां पे आएगा -v1 वेक्टर, फिर उसी के बाद आएगा v3 वेक्टर। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो डेल्टा v इक्वल टू कितना आएगा, यहां से आएगा v3 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, अब इनका मैग्नीट्यूड जरा ले लो। तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे, v3 का वेक्टर माइनस यहां माइनस v1 वेक्टर, ऐसे आ गया। अब जरा देखिए मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v3 का मॉड। तो यहां से डेल्टा v की जो वैल्यू आने वाली है, देख रहे हो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो अंडर रूट लगाओगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, v3 का मॉड का स्क्वायर प्लस v1 मॉड का स्क्वायर। अच्छा, और फिर आएगा यहाँ 2v1 का मॉड और यहाँ आएगा v3 मॉड इंटू कॉस 0। तो ये अल्टीमेटली क्या बन के आ गया बच्चा, यहां से आ जाएगा ये, आप देखोगे तो v इसका स्क्वायर सब मॉड में है, प्लस है, तो यहां से ऑलरेडी आ गया v3 प्लस v1। अच्छा, तो v3 v1 की वैल्यू जरा देखो, v3 v है और v1 v कितना आ गया 2v। तो यहां से आप इसकी वैल्यू मीटर पर सेकंड में काउंट कर सकते हो। इस तरह से आप दोनों जगह से आप वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। लग रहा था यहाँ कि ये दोनों माइनस है, 0 हो जाएगी वैल्यू, जबकि वेक्टर में ऐसा नहीं होता। एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं करा देता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई बॉल है और वो बॉल, ये आपके पास बॉल है, इस बॉल पर एक बॉल जाती है, स्ट्राइक करती है नॉर्मल टू द सरफेस। कैसे जाती है, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ बॉल, सरफेस ऑफ बॉल जाती है और रिबाउंड होके वापस वैसे ही वापस लौटती है। इसका लीनियर मोमेंटम कितना है, e है। जब लौटेगी तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, सेम मोमेंटम से लौटती है, तो लौटते समय डायरेक्शन चेंज हो गई। अब आपसे पूछा जा रहा फाइंड द मोमेंटम, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉल चाहिए आपको, ऑफ द बॉल चाहिए। तो इस बॉल में कितना मोमेंटम का चेंज आया वो आपको काउंट करके स्टूडेंट बताना है। तो कितना मोमेंटम का चेंज आने वाला है वो आप देखो कि एक बॉल थी यहाँ पर, वो क्या जाती है, वो नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ बॉल जाती है और स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने के बाद रिबाउंड होती है विद सेम मोमेंटम। ओके, अच्छा, अब आपके पास इस बॉल पे टकराने के बाद जब वापस आई होगी तो कितना चेंज इन मोमेंटम आया होगा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, देखो जरा, इनिशियल मोमेंटम ये हुआ P1 इक्वल टू, P1 वेक्टर की वैल्यू कितनी आई, जब P1 वेक्टर आप काउंट करोगे तो P1 वेक्टर की जो वैल्यू स्टूडेंट आने वाली है वो कितनी आई, P वेक्टर आई, कितनी आई, P
p वेक्टर आ गई। अच्छा, जब लौटते हुए आओगे फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल है, फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम क्या है, माइनस p वेक्टर आ गया। ठीक, जाते समय मोमेंटम p, आते समय माइनस p। अब चेंज इन मोमेंटम कितना है, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, ये आएगा pf माइनस p इनिशियल। तो यहां देखोगे ये माइनस p वेक्टर और इसका आएगा p वेक्टर, तो दोनों का रिजल्ट कितना आया, -2 p वेक्टर। इस तरह से चेंज कितना आने वाला है, चेंज आने वाला है -2। अब क्या होगा, ये तो आपके पास क्या था, ये तो वैल्यू थी p, वेक्टर लगाने की आपको यहाँ पर जरूर समझ में आई क्योंकि डायरेक्शन आप दिखा पा रहे थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाता है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखना चाहोगे तो क्या होगा, a ball having linear momentum p, ऐसा है, linear momentum p strike with wall normal to the surface and rebound with same momentum, ओके। फिर फाइंड करना था आपको, फाइंड चेंज इन मोमेंटम, फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। ये आपके पास क्वेश्चन था और ये सिंपल सा सॉल्यूशन। तो इस तरह स्टूडेंट देख रहे हो कि सब्ट्रैक्शन आप वेक्टर पे डिपेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूले बनते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती है। तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत कंसंट्रेट होना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन तो इस पे बन जाते हैं डायरेक्शन पे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो आपसे कुछ बोला जाएगा कि नॉर्थ में कुछ वैल्यू है, साउथ में कुछ वैल्यू है, ठीक है। पहले कोई कार है जो इधर जाती है, ठीक है, देन फिर नॉर्थ में जाती है, ओके। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है रिजल्टेंट पूछ ले, हो सकता है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पूछ ले, ओके। तो ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको आप अच्छे से करोगे, लेकिन पहले आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।